हेलो बच्चों। पिछले चैप्टर में हमने बहुत सारी नई चीज़ें फिज़िक्स के बारे में पढ़ी और आप काफ़ी चीज़ों के बारे में अच्छी तरीके से जानने लगे हैं। जैसे आपको ये पता है कि फिज़िक्स हमें बताता है कि वी हैव फोर फंडामेंटल फोर्सेस। मतलब दुनिया में सिर्फ चार तरीके के फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं और उनके नाम भी आपको अब याद हो गए होंगे। आई होप सो। तो क्या नाम है उनके? सबसे पहले जो फोर्स है उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ये वीकेस्ट फोर्स है। मतलब दुनिया में पाए जाने वाले फोर फंडामेंटल फोर्सेस में सबसे कमज़ोर फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। सेकंड फोर्स जो हमने पढ़ा है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रोंग होता है इन कंपैरिजन विद द ग्रेविटेशनल फोर्स। थर्ड फोर्स हमने पढ़ा है स्ट्रोंग न्यूक्लियर फोर्स एंड फोर्थ वन इज वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब जैसा कि नाम से ही जाहिर है, स्ट्रोंग एंड वीक न्यूक्लियर फोर्सेस के ही दो पार्ट हैं। लेकिन आप आप आगे जाके पढ़ेंगे कि स्ट्रोंग न्यूक्लियर फोर्स सबसे ज़्यादा स्ट्रोंग होता है। नाम भी यही सजेस्ट करता है। लेकिन ये बाकी फोर्सेस के मुकाबले बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग होता है। और आपने पहले चैप्टर में क्या पढ़ा है? पहले चैप्टर में आपने पढ़ा है कि स्कोप और एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स क्या है, या फिजिक्स और टेक्नोलॉजी किस तरीके से एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। तो ये तो हमने पहले से ही जान लिया है कि फिजिक्स के बिना तो टेक्नोलॉजी का होना मुमकिन ही नहीं। अभी आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो ये किसकी वजह से मुमकिन है? फिजिक्स की वजह से। हालांकि बहुत सारी इंटरडिसिप्लिनरी साइंस भी यहाँ पर लगती है। मतलब एक अगर आजकल कोरोना का दौर है, जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ऑक्सीमीटर है ना, और एक एक और नई आपने डिवाइस का नाम सुना होगा, उसको हम बोलते हैं, हाँ बताइए क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं वेंटिलेटर। तो ये मेडिकल डिवाइसेस हैं, लेकिन इनके पीछे जो साइंस है वो भी फिजिक्स है। तो ये सारी बातें तो हमने पहले चैप्टर में जान ही ली हैं, और भी बहुत सारी बातें हमने पहले चैप्टर में जान ली है। दूसरे चैप्टर में हमने मेज़रमेंट पढ़ा। मेज़रमेंट के बारे में हमने क्या पढ़ा कि मेज़रमेंट हमारी जीवन का बहुत ज़रूरी हिस्सा है। हमने इस पर भी काफ़ी बातें कर ली है। आपको पता है, अगर हम कोई भी चीज़ लेने जाएंगे तो हम मेज़र करके मनी देते हैं, और उस एक्सचेंज में जो शॉपकीपर है या जो भी डीलर है वो हमें वो चीज़ वापस करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप शुगर लेने जा रहे हैं तो आपको उसका एस्टिमेट पता होता है कि अगर 40 रुपीज़ पर केजी शुगर है और आपको 2 kg शुगर खरीदनी है, देन यू हैव टू पे 80 रुपीज़ फॉर 2 kg ऑफ शुगर। तो 2 kg ऑफ शुगर कितनी होगी इसका भी आपको अंदाज़ा है। दुकानदार भी क्या करेगा, वो इसको सही तरीके से वेट करके इसका देगा। तो ऐसा नहीं हो सकता दुकानदार खुद ही कह दे कि भाई मेरा जो केजी है वो तो इतना है, मैं तो 40 रुपीज़ में इतनी शुगर दूंगा। लेकिन आपको पता है कि 1 kg शुगर ऑलमोस्ट इतनी होनी चाहिए। उसको आप वेट भी कर सकते हो। तो यहाँ पर बहुत सारी बातें निकलती हैं कि 1 kg शुगर का अमाउंट या 1 kg शुगर कितनी होगी इसका अंदाज़ा हमें है। लेकिन आपको पता है कि फिज़िक्स या किसी भी तरीके के साइंस में अंदाज़ों के मुकाबले हम एग्जैक्ट रीडिंग या एग्जैक्ट रिजल्ट की डिमांड करते हैं। जैसे हमें अगर एक रॉकेट मून पर भेजना है तो वहाँ पर हमें फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड का भी हिसाब रखना पड़ेगा। इसके बारे में हमने पहले भी बहुत सारा डिस्कशन किया है। जैसे अगर हम 1 सेकंड से भी चूक जाएंगे तो हमारा रॉकेट जो है वो टारगेट के मुकाबले कहीं और ही जाकर लैंड करेगा। मतलब हमारा सारा मिशन जो है फेल हो जाएगा।
हमने इसके लिए एग्जाम्पल आपको 100 मीटर रेस का दिया है, जहाँ पर 100th ऑफ सेकंड में हमारी रियल लाइफ में भी आप देखेंगे कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो आने वाले रेसर हैं, तीनों आपको लगेंगे एक साथ ही दौड़ रहे हैं। लेकिन जब रिजल्ट आता है तो हमें पता चलता है कि ए फर्स्ट आया है, सी सेकंड आया है या बी थर्ड आया है, और उनके बीच में जो टाइम का डिफरेंस होगा वो 1 और 2 सेकंड का नहीं होगा, वो 100th ऑफ सेकंड का या 10th ऑफ सेकंड का होगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि मेजरमेंट हमारी ज़िंदगी में कितना बड़ा रोल प्ले करता है। मेजरमेंट में आपने ये भी पढ़ा कि हमारे पास मेजरमेंट के कई सारे सिस्टम हुआ करते थे, लाइक MKS मीटर किलोग्राम सेकेंड, CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड एंड FPS फुट पाउंड सेकेंड। तो अब अलग अलग कंट्रीज अपने अलग अलग सिस्टम का यूज़ किया करते थे। तो यहाँ पर साइंटिस्ट्स के सामने कई सारी प्रॉब्लम खड़ी हो जाया करती थी। दे हैव टू कन्वर्ट वन यूनिट टू अनदर। तो इसमें टाइम कंज्यूमिंग और अजीब तरीके का कन्फ्यूज़न होता था। तो इससे बचने के लिए साइंटिस्ट्स ने क्या किया, एक स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट बनाया जिसको हम SI सिस्टम ऑफ यूनिट बोलते हैं। और इसके बारे में भी आपने पहले से ही पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया कि इस सिस्टम में हमने MKS से ज़्यादातर यूनिट्स ली हुई हैं। मतलब आपने पढ़ा है कि मास को नापने के लिए हम मास एक फंडामेंटल यूनिट है और मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, और इसको नापने के लिए हम जो फंडामेंटल यूनिट का यूज़ करते हैं वो केजी है। अब केजी से छोटे भी यूनिट हो सकते हैं और बड़े भी यूनिट हो सकते हैं, ये आपने पहले से ही पढ़ लिया है। इसी तरीके से लेंथ को नापने के लिए हम मीटर का यूज़ करते हैं, टाइम को नापने के लिए सेकंड का यूज किया जाता है, और भी बहुत सारी आपने यूनिट्स पढ़ी हैं। उनमें आपने ये भी पढ़ा है कि वी हैव 7 फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज एंड वी हैव 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स एंड फ्रॉम these supplementary and fundamental units we have derived units। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ पर हम डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्टेंस को हम मीटर में मेजर करेंगे और टाइम को सेकंड में। तो इस तरीके से वेलोसिटी की यूनिट जो आ जाएगी वो मीटर पर सेकंड आ जाएगी। ये आपको पहले से ही पता है। तो मीटर पर सेकंड में हम देखेंगे मीटर और सेकंड दो यूनिट्स जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं उनका उपयोग हुआ है। तो इनसे बनने वाली जो वेलोसिटी की यूनिट होगी मीटर पर सेकंड, इसको हम डेराइव्ड यूनिट बोलेंगे। अब आपने इसके बाद क्या पढ़ा? डायमेंशंस, एक नया कंसेप्ट पढ़ा 11th क्लास में। तो डायमेंशंस बेसिकली क्या है? जो हमारी फंडामेंटल यूनिट्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर जो हम पावर्स चढ़ाते हैं उनको हम डायमेंशंस बोलते हैं। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल लिया वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी की जो यूनिट है वो आपको पता है मीटर पर सेकंड है। तो अगर हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला देखेंगे तो मीटर को लेंथ यानी L, तो हम L से डिनोट करते हैं लेंथ को। टाइम को T लिखेंगे तो जो हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा वो होगा LT-1 इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये डायमेंशंस भी हमने पढ़ ली, और हम विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस हम किसी भी फिजिकल यूनिट का डायमेंशन हम निकाल सकते हैं। तो ये सब चीज़ें मैं रिकॉल करने के लिए आपको बता रहा था, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपने पहले से ही पढ़ चुके हो और हमने इन पर काफ़ी डिटेल में डिस्कशन कर लिया है। तो अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा यूजेज ऑफ डायमेंशंस। मतलब जो हमारे डायमेंशंस हैं उनके क्या यूज़ हो सकते हैं। तो अगर आप अपनी स्क्रीन पे देखें
तो आपको पता चलेगा कि डायमेंशंस के बेसिकली 3 यूजेज हो सकते हैं। तो कौन कौन से 3 यूजेज इनके हो सकते हैं? फर्स्ट, वी हैव कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर। जैसा अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास कई सारे सिस्टम ऑफ यूनिट्स हो सकते हैं। एमकेएस हो सकता है, सीजीएस हो सकता है, या एफपीएस हो सकता है। तो हम एक यूनिट से दूसरे यूनिट में इंटर कन्वर्जन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस। सेकंड इज चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ वेरियस फॉर्मूले। तो आपने बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े हैं फिजिक्स में, लाइक अगर हम काइनेटिक एनर्जी का पढ़ेंगे तो K इज इक्वल टू हाफ mv² होता है। अगर हम पोटेंशियल एनर्जी का पढ़ेंगे तो ये mgh होता है, U इज इक्वल टू mgh, अगर आप U से डिनोट करना चाहे पोटेंशियल एनर्जी को। आपने फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा है, F इज इक्वल टू m है। आपने इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, V इज इक्वल टू U प्लस AT, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT², V² इज इक्वल टू U² प्लस 2AS। तो हम इन सभी फॉर्मूले या इक्वेशंस की करेक्टनेस को भी प्रूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस। एंड थर्ड यूज ऑफ डायमेंशन इज डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूले। मतलब हम with the help of dimensions we can derive the formula for a particular physical quantity। तो ये 3 यूजेज हैं डायमेंशंस के। अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर। तो जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि हम इसमें एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में बदलेंगे। तो इस पर हमने पहले से ही बहुत सारा डिस्कशन किया है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, कोई भी क्वांटिटी जो होगी, आप अगर हम एक यूनिट से दूसरे यूनिट में उसकी वैल्यू को चेंज करेंगे तो हमने पहले बताया कि अगर एक सिस्टम में क्वांटिटी, उस क्वांटिटी की यूनिट छोटी है और दूसरे सिस्टम में बड़ी है, तो आप देखोगे बड़ी क्वांटिटी, बड़ी यूनिट में जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो कम होगी और छोटी यूनिट में जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी क्वांटिटी की वो ज़्यादा होगी। तो बहुत सिंपल एग्जांपल हम इसमें ले सकते हैं कि हमारे पास अगर मनी की बात करें तो रुपये और पैसे। तो अगर हम देखेंगे 1 रुपया इज इक्वल टू 100 पैसे, मतलब रुपया एक बड़ी यूनिट है मनी की और पैसे छोटी यूनिट है। तो आप देखोगे पैसे सेम अमाउंट ऑफ मनी में आप देखोगे वहाँ पर तो 1 रुपया है यानी न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है, और वहाँ पर 100 पैसे है यानी न्यूमेरिकल वैल्यू 100 है। तो आप देखोगे पैसा छोटी यूनिट है तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा है, और रुपया बड़ी यूनिट है तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कम है। तो फॉर द सेम क्वांटिटी Q we can say that the multiplication of what numerical value, that is n, and unit, that is u, is a constant। मतलब आप इसको समझेंगे कि n यानी न्यूमेरिकल वैल्यू और u यानी यूनिट, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो एक कांस्टेंट होगा। जैसे हमने 100 पैसे ले लिया, 100 n है और पैसे u है। ऑन दी अदर साइड हमने 1 रुपया यानी 1 और रुपया यूनिट है और 1, तो ये आप देखोगे कांस्टेंट है। अगर यूनिट बढ़ जाएगी तो न्यूमेरिकल वैल्यू उसी रेशियो में कम हो जाएगी। जैसे 1 रुपया, वहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू 1/100 हो गई यानी 1/100 हो गई, क्योंकि रुपया 100 टाइम्स बढ़ा है पैसे से। तो इस तरीके से हम अलग अलग यूनिट्स में इनको क्या कर सकते हैं, अलग अलग यूनिट्स के लिए ये ट्रू होगी बात। मतलब फर्स्ट सिस्टम में भी n इंटू यू ट्रू है, सेकंड वाले सिस्टम ऑफ यूनिट्स में भी n इंटू यू ट्रू है, थर्ड वाले सिस्टम में भी n इंटू यू ट्रू है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं
Q इज इक्वल टू N1U1 इज इक्वल टू N2U2। तो आप ये चीज अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हो। हमने 2 यूनिट के लिए क्या कर दिया, इसको इस इक्वेशन को ऐसे लिख दिया, Q इज इक्वल टू N1U1 इज इक्वल टू N2U2। और अगर थर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट आ जाएगा तो वहां पर हम N3U3 कर देंगे, एंड सो ऑन अप टू N इंटू UN। मतलब nth कहीं तक भी हम इसको ले जा सकते हैं, लेकिन ये बात ट्रू होगी कि n यानी न्यूमेरिकल वैल्यू और u यानी यूनिट का जो प्रोडक्ट होगी वो क्या होगी, एक कांस्टेंट होगी। और उस कांस्टेंट को हम क्या कहेंगे, फिजिकल क्वांटिटी q बोल देंगे। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए ये चीज ट्रू है। अब इसी चीज को यूज करते हुए हम इंटरचेंज ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर कर सकते हैं, जैसे आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आर्बिट्रेरीली, मतलब अपनी मर्जी से ही हमने कोई भी फिजिकल क्वांटिटी पकड़ ली और मान लिया उस फिजिकल क्वांटिटी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो MLT है, और वहां पर हमने पावर भी चढ़ा दी अपनी मर्जी से कि मान लिया m की पावर तो a आती है, l की पावर b आती है और t की पावर c आती है। और फर्स्ट यूनिट के लिए हमने क्या दे दिया, इसको 1 1 कह दिया, और सेकंड यूनिट के लिए हमने 2 2 कह दिया। तो मान लिया सेम फिजिकल क्वांटिटी q है, फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट में हमने उसको क्या बोल दिया, M1U1 M1L1 और T1, और M1 की पावर a यानी M1 पावर a, L1 पावर b और T1 पावर c बोल दिया। ऑन दी अदर हैंड सेकंड सिस्टम में हमने क्या बोल दिया, M2 की पावर a, L2 की पावर b और T2 की पावर हमने c बोल दिया। अब एज पर द इक्वेशन हम क्या कह सकते हैं, इस इक्वेशन के बेसिस पे हम क्या बोल सकते हैं कि N1 और U1 की वैल्यू हमने रख दी M1 की पावर a, L1 की पावर b, T1 की पावर c इज इक्वल टू N2, और U2 हमारे पास क्या है, सेम फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन हमने सफिक्स बदल रखे 2 2 कर रखा है। तो हमने क्या बोल दिया, M2 की पावर a, L2 की पावर b और T2 की पावर c। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि N1 अगर नॉन न्यूमेरिकल वैल्यू है वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स में और हमें N2 निकालना है, तो N2 इज इक्वल टू हो जाएगा N1 M1 टू द पावर a, L1 टू द पावर b, T1 टू द पावर c डिवाइडेड बाय M टू द पावर a, L टू द पावर b एंड T टू द पावर c। तो यहाँ से हम N2 जैसा कि आप देख सकते हो बड़े आराम से निकाल सकते हैं। ये इक्वेशन आपको बहुत बड़ी नज़र आ रही होगी, लेकिन जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो बड़ी आसानी के साथ हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, जैसा कि एग्जाम्पल नंबर 1 में हमने देखा है। तो हम क्या करना चाहते हैं, हम 1 जूल को कन्वर्ट करना चाहते हैं 1 अर्ग में। तो अब सबसे पहले तो हमें यही समझना पड़ेगा भाई जूल क्या है, और जूल के बारे में मुझे उम्मीद करनी चाहिए आप जानते ही हैं। तो जूल जो है वो एनर्जी या वर्क की यूनिट है। राइट हैंड साइड में मैंने इस बात को समझा रखा है। तो वर्क और एनर्जी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो ML2T-2 है। तो जहाँ पर m की कोई पावर आपको दिख नहीं रही तो वहाँ पर हम 1 जरूर मानेंगे, यानी इसको अगर हम सही तरीके से लिखें, सही तरीके से तो लिखा हुआ है, लेकिन अगर हम इसको और लेंदी और इंफॉर्मेटिव बनाने की कोशिश करें तो ये जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, m टू द पावर 1, L टू द पावर 2 और T टू द पावर -2। तो इस तरीके से फॉर्मूला हमें पता है। अब जूल जो है, जूल वर्क या एनर्जी की यूनिट है। जैसा कि आप देख सकते हो हमने कैलकुलेट किया है 1 जूल इज इक्वल टू क्या होगा, 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर एंड सेकेंड -2। आप अपनी स्क्रीन पे ये चीज देख सकते हो। तो यहां पर
यहाँ पर हमें पता चल गया कि भाई 1 जूल की वैल्यू क्या है, और जूल जो है वो वर्क और एनर्जी की यूनिट है, ऐसा यूनिट। अर्ग क्या है? अर्ग भी जूल जूल की तरह से ही सीजीएस सिस्टम में किसकी यूनिट है? वर्क और एनर्जी की यूनिट है। तो 1 अर्ग इज इक्वल टू, अगर आप देखेंगे, वो होगा 1 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड -2, सेकेंड की पावर -2। ये जो है 1 अर्ग की वैल्यू है। तो हम क्या करना चाह रहे हैं? जूल को अर्ग में चेंज करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर सिंपल हम क्या करेंगे कि हमें क्या करना पड़ेगा कि किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना पड़ेगा। लेंथ जो एसआई यूनिट फर्स्ट सिस्टम में मीटर में है, उसको सेंटीमीटर में करना पड़ेगा, और टाइम तो सेकंड में है ही। n1 की वैल्यू 1 है, और n2 यानी सेकंड सिस्टम में हम क्या न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, कितने अर्ग निकल के आएगा, वो न्यूमेरिकल वैल्यू हमें सिर्फ पता करनी है। तो ऊपर वाली इक्वेशन को अगर हम यूज करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा भाई कि n2 इज इक्वल टू वैल्यूज पुट करेंगे, और जब वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें बड़े आराम से ये चीज़ पता चल जाएगी। आप देखोगे मैं यूज़ कर रहा हूँ फॉर्मूला यहाँ पर, तो आप इसको देखोगे। पहले तो मैंने mL2T-2 ये फॉर्मूला रखा, यानी m यानी मास जो होगा उसकी पावर 1 होगी, यानी m की पावर जो हमने यहाँ ले रखी है यहाँ पर वो 1 होगी। इसी तरीके से L यानी लेंथ की पावर जो B है फॉर्मूले में, यहाँ पर 2 होगी, एज पर दी इक्वेशन ये वाली यहाँ पर जो हमने यहाँ पर भी लिखी हुई है। इसी तरीके से टाइम की पावर C जो है यहाँ पर -2 होगी। तो ये हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, लेकिन पावर हम डायमेंशनल फॉर्मूले के हिसाब से ही लिखेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे मास की पावर 1 ली हुई है हमने, और लेंथ की पावर 2 ली हुई है, सेकंड की पावर -2 ली हुई है। तो ऊपर 1 फर्स्ट यूनिट में फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट में जो मास है वो केजी में है, तो 1 केजी लिख दिया। सेकंड में आप देखोगे क्या है, ग्राम में है, तो हमने ग्राम लिख दिया। इसी तरीके से फिर हमने पावर 1 चढ़ा दी। यहाँ पर हमने ऊपर मीटर में है, नीचे सेंटीमीटर में, और इधर सेकंड में ही है। तो इसको हम और थोड़ा सा सॉल्व जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये देखिए। अब हमें इनको क्या करना है, जिस सिस्टम में हम चाह रहे हैं उसी की यूनिट में लिखना है, यानी केजी को हम ग्राम में बदलेंगे 1000 ग्राम, और 1 ग्राम तो 1 ग्राम ही रहेगा नीचे। ये देखिए यहाँ पर हमने क्या कर दिया, मीटर को सेंटीमीटर में बदल दिया, ठीक है। और सेकंड में तो कोई चेंज आना ही नहीं है, क्योंकि दोनों में ही टाइम की यूनिट जो है वो सेकंड है। तो आप देखोगे 1000 को मैं 10⁻³ लिख सकता हूँ, 100 को 10⁻² लिख सकता हूँ, उधर ऊपर पावर 2 है, और 1 की पावर -2। 1 की पावर कितनी भी हो इससे हमें कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, ये आपको पहले से ही पता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास क्या आई, 10⁻³ की पावर 1, 10⁻² की पावर 2, और 1 की पावर -2। तो 1 की पावर कुछ भी हो उसको तो हम लिखेंगे नहीं, 1 ही आएगा। तो इधर हम देखेंगे कि जब हम कैलकुलेट हमने किया तो 10⁻³ इंटू 10⁻⁴, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, और इंटू 1। तो जब हमने यहाँ पर देखा 10⁻³ और 10⁻⁴, जब मल्टीप्लाई होंगे ये सर्ट्स तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो आप देखोगे पावर हो जाएंगे 10⁻⁷। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो n2 है उसकी वैल्यू आई 10⁻⁷, यानी 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग। ये हमारा फाइनल आंसर। इसी तरीके से हम करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूले को चेक कर सकते हैं, सेकंड जो हमारा यूज है। तो यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि जो हम चेक करेंगे, समझ रहे हैं बात आप, जो हम चेक करेंगे वो
फॉर्मूले को हम चेक करेंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं हो सकता कि हम एग्जैक्ट ये बता दें कि हमारा जो फॉर्मूला है वो एग्जैक्टली करेक्ट है। ये आपको बड़ी अजीब बात लग रही होगी, लेकिन इस बात को समझना है कि हम सिर्फ होमोजीनिटी ऑफ डायमेंशंस चेक कर सकते हैं। अब ये होमोजीनिटी क्या बोला है? होमोजीनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी क्या बोलता है कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस सेम होंगी। ये हम देख के बता सकते हैं। अगर दोनों डायमेंशंस, दोनों तरफ की डायमेंशंस, यानी डायमेंशंस ऑन LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑन RHS यानी राइट हैंड साइड सेम होंगी, तो हम ये कह देंगे कि भाई जो दी हुई इक्वेशन है वो करेक्ट है। लेकिन हो सकता है कि वो करेक्ट ना हो। हम ऐसे भी मैनिपुलेट कर सकते हैं इक्वेशंस को कि दोनों तरफ की डायमेंशन सेम आ जाए और इक्वेशन करेक्ट भी ना हो। क्योंकि इसके पीछे क्या लॉजिक है? क्योंकि आप जानते हो कि जो प्योर नंबर हैं उनकी डायमेंशंस नहीं होती। जैसे पाई आ गया किसी फॉर्मूले में, या फिर एंगल है, एंगल में आप देखोगे एंगल जो है वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। तो अगर इस तरीके का इन्वॉल्वमेंट है या कोई कांस्टेंट आ गया, कई बार जो फिजिक्स के फॉर्मूले होते हैं उनमें कांस्टेंट भी इन्वॉल्व होता है, तो अगर कांस्टेंट आ गया तब भी आप देखोगे फॉर्मूला हो सकता है वो एक्चुअली करेक्ट ना हो। लेकिन वापस लौटते हैं, फिर भी बेसिकली हम विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस ये बता सकते हैं कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, यानी होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन प्रूव हो सकती है बाय द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, which say that if the dimensions on both the sides are same, that means the equation is homogeneous. So now we are taking an example in which we want to prove that the equation half mv square is equal to mgh is dimensionally correct. What does it mean? It means that we want to prove the homogeneity of the equation, or as per the principle of homogeneity, the equation which is given to us is correct. For this we have to put the dimensions on both the sides. So dimension of half mv square will be, as you can see on your screen, is m lt minus 1 to the power 2. As you know that half is dimensionless quantity because it is a pure number, and in the formula you can see that we have m, which is mass. We are putting capital M inside this square bracket, and we have v square, that is square of velocity, and we know that the dimensional formula of the velocity is lt minus 1, and we are taking square of this, and by the calculation we have ml square t minus 2, and on the right hand side we have mgh, that is mass into acceleration due to gravity and into height. By substituting the dimensions of all three quantities and multiplying all three, we have m lt minus 2. You can say that if we have acceleration or acceleration due to gravity, both are the acceleration, so we have the same dimensional formula, that is lt minus 2, and we have dimensions of h, which is height or length, is l. So by multiplying all three we have m l square t minus 2, and as you can see the dimensions on both the sides are same, so we can say that the equations
equation which is given to us is dimensionally correct, or it is homogeneous, or it proves the principle of homogeneity. The third use of dimension is derivation of formula. So with the help of dimensions we can also derive a formula. So we are taking an example which is given in the NCERT book, in which we have given, consider a simple pendulum having a bob attached to a string that oscillates under the action of a force of gravity. Suppose that the period of oscillation of simple pendulum depends on its length, that is L, mass of the bob, that is m, and acceleration due to gravity, that is g. So we have to derive the expression for its time period using method of dimensions. So as per the question, we have given that the time period, and you know that time period is simply time, that is time period we are taking is it as capital T. Time period depends on length of the pendulum, that is L, and we are taking T is directly proportional to L. As you can see on your screen, we are taking T is directly proportional to L, that is length of the string, mass of the bob, that is m, and acceleration due to gravity, that is small g. Now we can write it as T is directly proportional. So in this case we do not know what will be the power of length. So we can assume that the time period T is directly proportional to L to the power A. This is our assumption. We are assuming that the time period T depends on L to the power A, and after calculation we will have the value of A, and by the time we can derive the formula. Similarly, we are assuming that the time period also depends on the B power of m and C power of small g. So we can write this equation as T directly proportional to L to the power A, m to the power B, and g to the power C. So now we can write it as T is equal to k L to the power A, m to the power B, and g to the power C. And why we have taken k? K is constant of proportionality. When we remove the sign of proportionality, we have to take any constant. So we are taking constant k. Now what we have to do? We have to write the dimensions on both the side. On left hand side we have only one physical quantity, which is time. So we are writing as T. On right hand side we have k. What is k? K is a constant, and you know that we have no dimensions of constant. So we are not taking the dimension of constant k. Now we have L. L is length, L to the power A, m is mass, m to the power B, and g is acceleration, Lt minus 2 to the power C. Now we are simplifying this. So we have L to the power A, m to the power B, L to the power C, and T to the power minus 2C. You can see that we have multiplied the powers of power, and you can see on the left hand side we are writing m to the power 0, L to the power 0, and T to the power 1. Actually we don't have m and L on the left hand side, but for sake of simplicity,
For equating the left and right hand side, we arbitrarily taking m and l, and we are taking the power 0 of m and l, and you know that power of any number, power 0 of any number is 1. So I hope you understand this. So now we have again consolidated the powers, that is we are writing first m, then l, then t. So we have m to the power b, and as you can see that we have l to the power a and l to the power c. So we can write l to the power a plus c and t to the power minus 2c. Sorry. Now we can equate the powers on left and right side. So we have b is equal to 0. As you can see that we have 0 power of m on left hand side. So we have b is equal to 0. And you can see that again a plus c is equal to 0, because we have 0 power of l on left hand side. So from this equation we can write that a is equal to minus c, and minus 2c is equal to 1. So we have c is equal to minus half, and by this equation and this equation we can say that a will be half. So putting these value on equation 1, so we will have t is equal to k l to the power half, putting the power of l, m to the power 0, putting the power of m, that is b, and g to the power minus half. And we can write this equation as l to the power half divided by g to the power half. We are taking g over l, and you know that m to the power 0 will be 1. So we have t is equal to k under root l upon g. You know that power half means under root. So by practical we have k is equal to 2 pi. So we will have the formula t is equal to 2 pi under root l upon g. So you can see that with the help of we can derive any formula. Now you will be wondering, if we don't know the value of k, then this equation will be enough. You will be awarded full marks if you don't know the value of k. This is not so much important, but we will learn that the time period of a pendulum is t is equal to 2 pi under root l upon g. And we can also say that the time period does not depend on the mass of the bob, it is independent of mass of the bob. Now we will move to another article. In this section we have errors of measurement. As you know that when we measure we can have some errors, and we have to remove these errors, because if we do not move these errors, the result would be unexpected, or we would lose any experiment due to these error, or we don't have expected results. So this section is error analysis, means we will analyze these errors. So what is error? When measured or calculated value is different from the actual value or true value. Suppose that some student asked to measure the length of a line, and you know that the actual length of the line is 4 centimeter, and the students are measuring length, but the result of their measurement is not 4 centimeter. Suppose student A measures a length as 3.9 centimeter, then you can say that there is error in measurement, because
this result, that is 3.9 centimeter, is not as much as the actual result. It could be more than expected or true value of the measurement, or less than the true value of measurement. So as you can see on your screen, we have types of errors as systematic error, random error and gross error, and again subtype of errors as instrumental, procedural, personal, due to some external causes or factors, and least count error. In random error and gross error, we have written some basic things, and on the other hand, you can see that the systematic errors can be minimized, means we can minimize these systematic errors, but we will learn these subtopics and topics in our next class. So stay tuned, stay healthy.